आज देखेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो मैं पढ़ रहा हूँ। मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि जो बिना देखे कुछ आपको बता सके। बस अभी तो ट्रेनिंग पीरियड है। तो ये मेरा नोटबुक है, आपको ठीक लगे तो देखो, नहीं तो मत देखो। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या चीज़ है? सर ने लिखवाया है कि ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अलग कानून पहचान रखने वाले लोक निजी संगठनों के द्वारा ग्राहक, शेयरधारक, समाज और कर्मचारी के हितों के लिए नैतिक उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जाता है। तो सर का कहने का मतलब है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये एक चीज़ है जिसमें समाज देखा जाता है, ग्राहक देखा जाता है और नागरिक देखा जाता है और शेयर धारक भी देखा जाता है। इन सब के हितों की रक्षा करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कोई गड़बड़ी हो गई तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखेगा। तो CSR कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत सिर्फ समाज के प्रति उत्तरदायित्व को सुनिश्चित किया जाता है, जबकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में समाज के अलग ग्राहक, कर्मचारी और शेयरधारकों के हितों पर भी बल दिया जाता है। ठीक है। तो भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की स्थिति क्या है? तो भैया कॉर्पोरेट गवर्नेंस की स्थिति क्या है? ग्राहक की सही में रक्षा होती है। तो सर ने भैया लिखवा के दिया है कि भोपाल गैस कांड हुआ था 1984 में, जिसमें लगभग 3000 लोगों की एक तरीके से मौत हो गई। और जो यूनियन कार्बाइड था तो उसने मतलब एक गैस थी, वो लीक हो गई थी, जिसके कारण 3000 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक एग्जाम्पल है, इसमें फेल होता हुआ दिख रहा है। 2009 में क्या हुआ था? सत्यम कंप्यूटर में अवैध तरीके से कंपनी से पैसे बड़े मतलब कंपनी में अवैध तरीके से पैसे बढ़ा रहा था शेयरधारक, अर्थात एक नाम है रामालंगन के निजी खाते में, मतलब कंपनी से पैसे वो अपने निजी खाते में भेज रहा था 2009 में, और धन राशि को समानांतर किया और कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया। देखो कितने करोड़ हो गए? 50,000 से अधिक कर्मचारी बेरोजगार हुए थे ये सत्यम कंप्यूटर के कारण। निजी खाते में धन राशि का स्थानांतरित किया और कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया, जिससे शेयरधारकों को नुकसान हुआ। 50,000 से अधिक कर्मचारी बेरोजगार हो गए। ये था भैया कोऑपरेट गवर्नेंस। तो सहारा स्कैम भी हुआ था। सहारा स्कैम में क्या होता है? शेयरधारक के हितों की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप किया था सहारा स्कैम में। तो और एक कांड हुआ था किंगफिशर। ये सब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उदाहरण हैं। एक और एक कांड हुआ था किंगफिशर का, जैसी कंपनी 9000 करोड़ बैंक से ऋण लेकर उसे निजी खाते में स्थानांतरित कर कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया और वो भाग गया। 9000 करोड़ अब कंपनी के नाम से लिया और निजी खाते में स्थानांतरित कर दिया। किंगफिशर वही विजय माल्या है। हाल के दिनों में हिंडनबर्ग रिपोर्ट, मतलब अभी प्रेजेंट सिचुएशन की कथा बता रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के माध्यम से अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी के ऊपर एक आरोप लगाए गए कि इनके शेयर बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किए गए थे। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्लीन चिट दे दिया है, फिर भी भारत में एक नियत अवधि में बाजारीय शक्तियों के द्वारा हेराफेरी करने का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस यहाँ पे फेल होता हुआ नज़र आता है। इतना नहीं, 2-3 एग्जाम्पल से हम ये नहीं बोल सकते कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूरी तरह फेल हो गया, पर कह सकते हैं कि निगरानी नहीं कर पाया ठीक से, ग्राहक समाज के प्रति सही से उत्तरदायित्व नहीं निभा पाया। तो सर ने सुधार के उपाय भी लिखवा दिए। तो 1988 में सेबी की स्थापना हुई। सेबी मतलब ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है। सेबी विनियामक प्राधिकरण कार्यकारी संगठन के रूप में एग्जीक्यूट हो गया। 1992 में हर्षद मेहता कांड के बाद सेबी एक्ट पारित करके 1992 में इसे अधिक स्वायत्तता दे दिया गया। पहले तो 1988 में क्या हुआ था? सेबी की स्थापना हो गई। सेबी कानूनी दर्जा ही नहीं था, इसलिए 1992 में हर्षद मेहता कांड के बाद सेबी को एक एक्ट पारित करके 1992 में इसे अधिक स्वायत्तता दे दिया गया।
तो 2006 में क्या हुआ था, नारायण मूर्ति का गठन किया गया। नारायण मूर्ति क्या ये होगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का गठन किया गया होगा कि जिसमें निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। तो नारायण मूर्ति के जो बैठक थी उसमें क्या सुझाव दिए थे, तो भैया कहा 2006 की बात है, कंपनियों के निदेशकों के मंडल में 1/3 से लेकर 50% सदस्य निदेशक होने चाहिए। मतलब निदेशक मंडल मतलब कंपनी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी का सबसे हेड माना जाता है, उसमें 33% से 50% तक लोग ऐसे स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए जिससे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता, वैसे कर्मचारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में चले जाएंगे। तो स्वतंत्र निदेशक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका उन व्यापार से कोई लेना देना नहीं होता है। तो वे कोई प्रोफेसर, वकील, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं जो नैतिक सलाह दे किसी कंपनी को कि ऐसे कांड ना हो। ये कंपनी अपने बैंक से ऋण लेकर कंपनी को दिवालिया घोषित कर विदेश देश में नहीं भागने चाहिए, या कोई स्कैम नहीं होना चाहिए, या कोई गलत बात होनी नहीं चाहिए। तो इस कारण इस सुधार के उपाय बताए किसने और कब, 2006 में, और किसने, नारायण मूर्ति के जजेस की बैठक में। ठीक है, नारायण मूर्ति के जजेस की बैठक में क्या कहा कि 33% से 50% तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेंबर होने चाहिए। कौन से मेंबर होना चाहिए, जो स्वतंत्र निदेशक हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, और जिसे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं हो, जिसे उस कंपनी के कौन क्या कार्य करते हैं इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं हो, फिर भी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में होना चाहिए। यह कारण है कि उसमें एक विविधता बनी रहेगी, जिससे ये कांड नहीं होंगे, स्कैम नहीं होंगे। तो ऐसी बड़ी निजी कंपनी जो शेयर बाजार से या सबकी बैंक से बड़ी धनराशि प्राप्त करती है, उसे लेखे की जांच CAG के द्वारा होना चाहिए। तो सुधार के उपाय बता रहे हैं सर कि CAG द्वारा ऐसी बड़ी कंपनियों की जांच होनी चाहिए। तो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट भी लाया गया। तो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट में पारित किया जाना चाहिए। विसल ब्लोअर मतलब वो व्यक्ति होते हैं जो कंपनी के अंदर रहकर कंपनियों की सारी गुप्त जानकारी दे देते हैं। गुप्त जानकारी मतलब अगर कोई कंपनी भ्रष्टाचार तो बहुत छोटा शब्द हो गया, कोई कंपनी स्कैम कर रही है, हज़ारों लाखों करोड़ों का स्कैम कर रही है, तो उस कंपनी के जो कर्मचारी है या कोई सही से जानकारक है उस कंपनी का, उसे अगर वो जानकारी शेयर करता है तो वो विसल ब्लोअर की श्रेणी में आता है। तो सर की सुझाव ये है कि विसल ब्लोअर एक्ट उनकी सुरक्षा, जो जानकारी देते हैं उनकी सुरक्षा के लिए विसल ब्लोअर एक्ट पारित करना चाहिए। विसल ब्लोअर उसे कहते हैं जो जहाँ भी कोई अवैध गतिविधियाँ हो रही है उसकी गोपनीय जानकारी सरकार को या जांच एजेंसी को प्रस्तुत करता है। पर ऐसे विसल ब्लोअर से शरीर संपत्ति और कार्यरत की सुविधाएं की जानी चाहिए। तो सरकार के द्वारा 2011 में, ठीक है, सरकार के द्वारा 2011 में लोक क्षेत्र के लिए विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, 2011 में, जिससे लोक क्षेत्रों में विसल रिप्रेजेंट करने वाले अधिकारी को सुरक्षा देने के लिए यह प्रावधान किया गया था कि यदि विसल ब्लोअर करने वाले का नाम सार्वजनिक करता है तो उसे 3 वर्ष का कारावास हो सकता है। 2014 में इस कानून में संशोधन कर दिया है। विसल ब्लोअर में शायद विसल ब्लोअर की बात चल रही है कि कंपनी तो कुछ बताएगी नहीं कि हमने इतना स्कैम किया है करके, तो विसल ब्लोअर से ही बोलेंगे कि भैया बताओ, आप ही बताओ, कुछ देश के भला करो। तो कर दिया गया क्योंकि वो कार्य 2014 की बात, 2014 में इस कानून में संशोधन कर दिया गया क्योंकि कार्यपालिका गोपनीयता कानून ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923
के कुछ प्रावधान इसका विरोध कर रहे थे। अर्थात कार्यपालिका गोपनीयता कानून की वजह से ठेकेदारी, खरीदारी, क्रय विक्रय इत्यादि से संबंधित सूचनाएं गोपनीय रखनी जो होती है, ऐसी व्यवस्था को विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट में शामिल कर दिया गया है। अंततः अब किसी को सुरक्षित करने की आवश्यकता ही नहीं है। निजी क्षेत्र के लिए आज भी विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक नहीं बना है। मतलब अभी तक निजी कंपनी के लिए विसल ब्लोअर एक्ट प्रोटेक्शन नहीं बना है, अभी तक तो नहीं बना है। 2011 में प्रयास किया था, पर 2014 में कहा कि भैया ये तो गोपनीयता के सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है, तो विसल ब्लोअर एक्ट को मतलब उनकी शक्तियाँ कम कर दी गई। तो मान लिया जा सकता है कि अभी भी जो कंपनियाँ हैं, निजी कंपनियाँ हैं, उन पर जो विसल ब्लोअर मतलब निगरानी है या कंपनी की क्या बोलते हैं उसे, कोई जानकारी है, शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो 2013 में कंपनी अधिनियम 1956 को संशोधित करते हुए 2013 में कंपनी अधिनियम 1956 को संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया गया कि 1000 करोड़ या इससे अधिक टर्नओवर करने वाली कंपनी अपने शुद्ध लाभ का 2% समाज में, और देखो 1000 करोड़ से अधिक लाभ कमाने वाली कंपनी में 2% समाज को देगी और 1% कर्मचारी के स्तर पर खर्च करेगी, ऐसा कहा है। तो कब 2013 में 1956 के कंपनी अधिनियम को संशोधित करके ये कहा गया है कि कंपनी 2% समाज पर खर्च करेगी और 1% शेयर कर्मचारियों पर खर्च करेगी। तो फिर आ गया 2017 में क्या हुआ था। 2017 में उदय कोटक महिंद्रा समिति का गठन किया गया था। नाम क्या है? उदय कोटक महिंद्रा समिति का गठन किया गया, जिन्होंने निम्नलिखित सुझाव दिए गए। अब समितियों के सुझाव देखेंगे। 2017 में आई थी समिति जिसका नाम है उदय कोटक महिंद्रा समिति। तो एक तिहाई से आधे स्वतंत्र निदेशकों के मंडल में होने चाहिए। स्वतंत्र निदेशक के उपस्थित के बिना बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बैठक न हो। निदेशक मतलब वही लोग जो मैंने बताया था, शिक्षा, प्रोफेसर, वकील बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठेंगे, वो वहाँ पर उसकी बातचीत चल रही है। एक तिहाई से आधे स्वतंत्र निदेशक मंडल होने चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। स्वतंत्र निदेशक के उपस्थित के बिना मतलब उनके स्वतंत्र निदेशक मंडल उनके उपस्थित मतलब जो लोग हैं 33 से 50% जो लोग हैं जो कंपनी से कोई लेना देना नहीं रखते, उन लोगों के बगैर कोई बैठक नहीं होनी चाहिए। वो नाम मात्र के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके बिना कोई बैठक ही नहीं होनी चाहिए, ऐसा उदय कोटक महिंद्रा समिति ने 2017 में सुझाव दिए। ओके, तो स्वतंत्र निदेशकों में एक महिला निदेशक भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे नई बात आ गई कि निदेशक में एक महिला निदेशक भी होनी चाहिए। एक वित्तीय वर्ष में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की 4 बैठकों के स्थान पर 5 बैठकें होनी चाहिए और एक बैठक कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर होनी चाहिए। तो ये 2 नई बात आ गई यहाँ पर सामने। एक महिला सदस्य भी होनी चाहिए और जहाँ पर वर्ष में 4 बैठकें होती थी उसमें अभी 5 बैठकें होनी चाहिए। किसने कहा? उदय कोटक महिंद्रा समिति ने। कब आई थी समिति? 2017 में। तो न्यूनतम 3 स्वतंत्र निदेशक के स्थान पर 6 स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। अभी देखो निदेशकों की संख्या भी बताई गई है। पहले क्या परसेंटेज में बताया था, 33 से 50% तक बताया था। अब उदय कोटक महिंद्रा समिति 2017 में सुझाव दिया कि भैया अब न्यूनतम 3 नहीं होने चाहिए स्वतंत्र निदेशक मंडल, बल्कि 6 होने चाहिए। इतना महत्व क्यों दे रहा है? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के सबसे ऊपरी पार्ट में रहता है, जिससे कंपनी चलती है, उसमें कोई नीतिगत या भ्रष्टाचार या कोई स्कैम ना हो, इसलिए ये निदेशक मंडल होने चाहिए। ऐसे
ये उदय कोटक महिंद्रा समिति 2017 ने बताया है। ठीक है, तो स्वतंत्र निदेशक की सलाह बाध्यकारी, और जो निदेशक है उनको नाम मात्र पे कुर्सी पे नहीं बिठाया जा सकता, उनकी सलाह बाध्यकारी होनी चाहिए, ऐसा कहा है उदय कोटक महिंद्रा समिति 2017 में। जय हिंद।